चाची के घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसकी चाची अपनी बहू को काफी सुना रही है। तेरे बाप ने दहेज तो कुछ दिया नहीं और तूने हमारी मशीन और कपड़े दोनों खराब कर दिए। एक काम नहीं आता तुझे? माँ ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा क्या? चाची क्या हुआ? मैं प्रसाद लेकर आई हूँ। पापा हरिद्वार गए थे। अरे निशा तू यहाँ अंदर बैठ। होना क्या है, तेरी भाभी के मायके वालों ने इसे कुछ सिखा कर ही नहीं भेजा है। सब कुछ हमें ही सिखाना पड़ता है। और तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जाकर मेरी भतीजी के लिए मसाले वाली चाय बना कर ला। बेचारी बिन माँ की बेटी है। मेरे घर ही आकर अच्छी चाय मिलती है बेचारी को, वरना गरीब इसका बाप इसे सादे खाने के अलावा क्या खिला पाता है। पर उसमें वो भी क्या ही करे बेचारा। अपनी चाची की बातें सुनकर निशा को काफी बुरा लगता है। कुछ देर में निशा की भाभी चाय लेकर आती है और निशा अकेले में अपनी भाभी से बातें करती है। भाभी आप ठीक तो है ना? मैंने देखा था जब चाची आपको डांट रही थी तब आपकी आंखों में आंसू थे। चाची बहुत बुरी है ना? ऐसा नहीं है निशा, सारी सास ऐसी ही होती है। और मैं तो माँ जी की बातों को दिल पर नहीं लेती। गलती होने पर जैसे माँ डांटती है वैसे तो सास का भी हक होता है बहू को डांटना। जहां निशा की चाची अपनी बहू की भर भर के बुराई करती है, तो वहीं निशा की भाभी अपनी सास की बिल्कुल भी बुराई नहीं करती। पर निशा देखती है कि सास अपनी बहू के साथ और बेटी के साथ कैसे रहती है। अब निशा घर जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी दोस्त रोती हुई सामान लेकर अपने घर आती है। क्या हुआ करिश्मा, तू अकेली आई है? क्या हुआ बेटा, अब मुझे बता, सब ठीक तो है? माँ कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी शादी को भी 5 साल हुए हैं और मैं माँ नहीं बन सकी, इसलिए मेरी आंखों के सामने मेरी सास ने मेरे पति की दूसरी शादी करवा दी और मैं कुछ ना कर सकी। और जब मैंने आवाज उठाई तो मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये सास बहुत बुरी होती है माँ। करिश्मा की ऐसी हालत देखकर निशा डर जाती है। तो वहीं सुरेश निशा के लिए रिश्ता देखता है और कुछ दिनों बाद अपनी बेटी से कहता है, मेरी बेटी की अब शादी की उम्र हो गई है। मैंने तुझे बड़े ही नाजों से पाला है, इसलिए तेरे लिए बड़े घर का रिश्ता देख रहा हूँ, जहाँ तुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पापा मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखो, मुझे शादी नहीं करनी। सास बहुत बुरी होती है। मैंने भाभी और अपनी दोस्त की हालत देखी है। बेटा तू तो अपनी चाची का नेचर जानती है, और जो तेरी दोस्त के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। पर जरूरी नहीं कि सारी सास गंदी हो, और सिर्फ सास के डर से मैं तुझे सारी जिंदगी अपने पास तो नहीं रख सकता ना। आज नहीं तो कल तेरी शादी तो करनी ही है। और वैसे भी ससुराल में अगर तेरी सास तुझे कभी डांटे या तुझे लगे कि तेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो तू मुझे बताना। तेरा बाप तुझे सारी उम्र अपने पास रखने को तैयार है। सुरेश के काफी समझाने पर निशा शादी के लिए मान जाती है, क्योंकि निशा के होते ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। इसलिए अकेले सुरेश ने अपनी बेटी को पाला था। क्योंकि सुरेश अकेला था और उसे खुद भी ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता था, इसलिए वो अपनी बेटी को भी ज्यादा कुछ घर के काम सिखा नहीं पाता। पर अपनी बेटी के लिए ऐसा घर देखता है जहां उसकी बेटी राज करे। समय गुजरता है और बहुत जल्द निशा शादी करके अपने ससुराल जाती है, जहां आज उसकी पहली रसोई होती है। भाभी ये है हमारी छोटी सी रसोई। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं रेडी होने जा रही हूँ। आप खाने में सैंडविच, पाव भाजी, मंचूरियन, पनीर का पराठा, मलाई कोफ्ता, गुलाब जामुन, पुलाव, दाल मखनी सब बना लेना, माँ ने बोला है। काजल रसोई और खाना बताकर वहां से चली जाती है। निशा गरीब घर की लड़की थी जो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना जानती थी, पर मॉड्यूलर किचन देखकर वो परेशान हो जाती है। उसे रसोई में ना गैस सिलेंडर नजर आती है और ना ही सिलबट्टा। मैंने तो आज से पहले ऐसी रसोई कभी देखी ही नहीं, और मुझे तो दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा और कुछ भी नहीं पता। पापा ने शादी से पहले बस इतना ही सिखाया था, अब इतना सारा खाना कैसे बनाऊं? रसोई में खड़ी निशा परेशान हो रही होती है। तभी वहां निशा की सास आशा आती है, जो अपनी बहू को परेशान देख उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, बड़ी परेशान लग रही है और अब तक तूने खाना बनाने की तैयारी भी नहीं करी। काजल ने तुझे कुछ बताया नहीं क्या कि क्या बनाना है? माँ जी काजल ने तो सब बता दिया, पर मुझे ये सब बनाना नहीं आता है जो काजल ने बताया है। और यहाँ गैस चूल्हा भी नहीं है और न ही मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा है। क्या तुझे ये सब बनाना नहीं आता और तूने मुझे बताया भी नहीं? अरे एक बार मुझे बता तो देती, मैं तुझे वही बोलती बनाने के लिए जो तुझे आता है। और गैस सिलेंडर क्यों ढूंढ रही है जब हमारे घर में इंडक्शन है? मैं तुझे सिखाती हूँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है।
मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ पागल। लड़की बेकार अकेली परेशान हो रही थी, पर ये नहीं कि एक बार मुझे बता दे। आशा अपनी बेटी की तरह अपनी बहू की फिक्र करती है और उसे थोड़ा डांटती भी है। साथ ही उसे पाव भाजी, नूडल्स, मंचूरियन, मलाई कोफ्ता जैसी डिश बनाना सिखाती है और तो और कैसे इंडक्शन ओवन, मिक्सी चलाई जाती है ये भी बताती है। देख बहू, यही हमारा चूल्हा है, बस एक बटन से ऑन हो जाता है। इसमें आग नहीं दिखती पर खाना बन जाता है। और चटनी बनाने के लिए हम सिलबट्टा नहीं मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं। जिस भी चीज की चटनी बनानी है वो सारा सामान इस जार में भरो और मिक्सी चला दो। ये सब तो सच में काफी आसान है। मेरे घर में नहीं था ये सब, बस इसलिए आता नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं तुझे धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। देखो कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। देखते ही देखते आशा रसोई में रखी सारी चीजों का इस्तेमाल करना निशा को बता देती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और निशा अपने और रवि के सारे कपड़े लेकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, काफी कपड़े हो गए हैं। आप भी मुझे अपने और ननद जी के, देवर जी के और ससुर जी के सारे कपड़े दे दो और बता दो साबुन ब्रश कहाँ रखा है, ताकि मैं बाथरूम में जाकर कपड़े धो सकूं। बहू, तुझे हाथ से कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, उसी में कपड़े धोते हैं, तो सारे कपड़े उसी में डाल दे। माँ जी, वॉशिंग मशीन क्या होती है ये तो मुझे पता नहीं, और न मुझे चलानी आती। मेरी चाची के घर पर सारा सामान रखा है, पर उन्होंने मुझे कभी हाथ नहीं लगाने दिया। तेरी चाची तो बहुत बुरी है बहू, पर तू फिक्र मत कर, यहाँ मैं हूँ। मैं अपनी बहू को सिखाऊंगी वॉशिंग मशीन चलाना। चल। इतना बोल आशा निशा के साथ छत पर जाती है और वहां पर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना सीखती है। हमारी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कपड़े डालो और ये वाला बटन दबाओ और अपने आप सारे कपड़े धुल जाएंगे। अब जैसे जैसे समय गुजरता है आशा सारी चीज अपनी बहू को सिखाती है। इसी तरह एक दिन रवि कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। अचानक से उसका फोन बजता है और वो फोन उठाते हुए अपनी बीवी से कहता है, निशा मेरी मीटिंग चालू हो गई है, शट डाउन करके मेरा लैपटॉप रख दो। लैपटॉप शट डाउन कैसे करते हैं? मैंने तो आज से पहले लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाया। इसे बंद कैसे करूं? एक काम करती हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ। अब निशा लैपटॉप को ऐसे ही बंद करके रखने लगती है। तभी रवि की नजर निशा पर जाती है और वो फोन साइड में रखकर निशा से कहता है, निशा ये क्या कर रही हो? तुम्हें लैपटॉप बंद करना नहीं आता क्या? देखा, ऐसे लैपटॉप बंद करते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धीरे धीरे लैपटॉप, फोन सब चलाना सिखा दूंगा। उस दिन रवि निशा को लैपटॉप कैसे बंद और चालू किया जाता है ये दिखाता है, जो देखकर निशा को काफी अच्छा लगता है। समय गुजरता है और एक दिन आशा अपने छोटे बेटे पवन से कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ग्रोसरी का सारा सामान खत्म हो गया है, तो अपनी भाभी के साथ मॉल से ग्रोसरी का सामान ले आ। इसी बहाने बहू भी थोड़ा बाहर घूम लेगी। भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम उड़कर जाएंगे और उड़कर आएंगे। कुछ ही देर में निशा अपने देवर के साथ मॉल जाने के लिए तैयार हो जाती है और स्कूटी पर बैठकर मॉल जाती है, जहां निशा जरूरत का सामान लेती है। भाभी मेरा प्रोटीन पाउडर भी रख लो और माँ से छुपा के रखना ये प्रोटीन पाउडर। पर वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप मेरे लिए प्रोटीन पाउडर लेकर जाओगी बिना माँ की इजाजत के, तो माँ आपको डंडे से मारेंगी। आपको नहीं पता माँ कितनी बुरी है। पवन की आवाज सुनकर निशा थोड़ी परेशान हो जाती है और वो जल्दी से पवन का प्रोटीन पाउडर ट्रॉली में रख लेती है। ये देख पवन जोर जोर से हंसने लगता है। अरे भाभी आप कितनी भोली हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। निकाल दीजिए प्रोटीन पाउडर, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैं प्रोटीन पाउडर लेकर आया था। अब जल्दी से बिल करवा कर घर चलते हैं, मुझे जिम भी जाना है। निशा अपने देवर के साथ सारा सामान लेकर फिर से स्कूटी पर बैठकर घर के लिए निकलती है और घर पहुंचने से कुछ दूर पहले ही एक गाड़ी वाला पवन की स्कूटी में टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे निशा और पवन स्कूटी से गिर जाते हैं। पता नहीं कैसे आंख बंद करके गाड़ी चलाते हैं। भाभी आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर देवर जी आपकी तो हाथ में काफी चोट लग गई है, खून आ रहा है। हाँ भाभी, चोट तो लग गई है, इसलिए अब आप स्कूटी चला लो, मैं नहीं चला पाऊंगा। पर मुझे तो साइकिल भी चलानी नहीं आती, स्कूटी कैसे चलाऊं? क्या आपको स्कूटी चलानी नहीं आती? कोई बात नहीं, मैं आपको स्कूटी चलाना सिखाऊंगा। अभी मैं अपने दोस्त को फोन कर देता हूँ, वो आकर स्कूटी घर छोड़ जाएंगे। हम पैदल ही चलते हैं, घर ज्यादा दूर नहीं है। पवन स्कूटी साइड में लगाकर अपने दोस्त को फोन कर देता है और अपनी भाभी के साथ पैदल घर जाता है। तो वहीं पवन का दोस्त कुछ ही देर में उनकी स्कूटी घर छोड़ जाता है।
समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ पवन अपनी भाभी को स्कूटी चलाना सिखाने लगता है और ये देख आशा बड़ी परेशान रहती है। नालायक, तुझ पर तो मुझे भरोसा ही नहीं। बहू तू डरना मत, कुछ नहीं होगा, स्कूटी चलानी सीख लोगी। इसमें तेरे लिए ही तो अच्छा है, अपनी भाभी को आराम से चलाना सिखाना स्कूटी। माँ तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे भाभी स्कूटी चलानी नहीं सीख रही बल्कि किसी जंग पर जा रही हैं। भाभी पहले बैलेंस बनाना और उसके बाद स्कूटी चालू करना और धीरे धीरे चलाने की कोशिश करना। जब तक निशा स्कूटी चलानी सीख नहीं लेती आशा का दिल ऐसे ही बैठा रहता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब निशा ऑनलाइन पेमेंट करना भी सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन निशा की दोस्त दीपिका का फोन आता है। लगता है तेरी सास बड़ी खड़ूस है, तभी तो शादी के बाद तो एक भी बार मायके नहीं आई। तुझसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। वैसे तो सास अपने बेटे के दोस्तों को घर पर रखने को भी तैयार रहती है, पर बहू की सहेलियां मिलने के लिए भी आ जाए तो उनका मुंह बन जाता है। ना मैं तेरी ससुराल आ सकती हूँ ना तू मेरे ससुराल, इसलिए तू जब मायके आई तो मुझे बताना। मैं कुछ बहाना करके एक दिन के लिए मायके आ जाऊंगी और हम दोनों मिल लेंगे। होती होंगी दूसरों की सास खड़ूस, पर मेरी सास ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तेरा जब दिल करे तो अपने ससुराल में बहाने बनाकर यहाँ आ जाना। मेरे ससुराल में मेरी सास मेरी माँ की तरह तुझे ट्रीट करेगी। निशा की खुशी साफ बता रही थी कि निशा की सास कितनी अच्छी है। ये देख दीपिका को भी काफी अच्छा लगता है। निशा अपने कमरे में जाती है और उसकी नजर अपनी माँ की फोटो पर पड़ती है और वो अपनी माँ की फोटो हाथ में लेकर बोलती है, माँ ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल गई। माँ मेरी दुनिया में आते ही तुम मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुम होती तो शायद मैं ये सब कुछ पहले ही सीख चुकी होती जो मेरी सास ने सिखाया है। देर से ही सही पर तुम्हारी तरह ख्याल रखने वाली सास के रूप में मुझे माँ मिल गई है। इन कुछ महीनों में आशा निशा को काफी सारी चीजें सिखा देती है। साथ ही घर का हर सदस्य भी उसे कुछ न कुछ नया सिखाता है। ऐसे ही एक दिन पहली बार निशा टीवी देखने के लिए टीवी चलाती है पर उससे टीवी चलता ही नहीं है। टीवी का स्विच तो मैंने ऑन कर दिया है पर ये चालू क्यों नहीं हो रहा? बहू टीवी सिर्फ स्विच ऑन करने से चालू नहीं होता। ये रिमोट इसे कंट्रोल करता है और ये स्मार्ट टीवी है। देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इसे ऐसे चालू किया जाता है। तुम चाहो तो इसे अपने फोन से भी कनेक्ट कर सकती हो और फिर जो चीज फोन में देखती हो वो आराम से टीवी में देखना। अब बड़े ही प्यार से विनोद अपनी बहू को टीवी चलाना सिखाता है, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ फैमिली मूवी देखते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब घर में कोई नहीं होता तो आशा छत पर पौधों को पानी दे रही होती है और पानी खत्म हो जाता है, जिसके बाद आशा छत से ही अपनी बहू को फोन करती है। बहू तू नीचे है ना, जरा मोटर चला दे, पानी नहीं आ रहा है। माँ जी मैंने मोटर तो चला दी पर पानी अभी भी नहीं आ रहा है। बहू जाकर देख, वाल्व बंद होगा। पर तुझे तो वाल्व का पता ही नहीं। रुक मैं आती हूँ नीचे और तुझे सिखाती हूँ, अगर पानी ना आए तो मोटर कैसे चलाना है। अब नीचे आकर आशा अपनी बहू को मोटर चलाना सिखाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और अब निशा अपने ससुराल में इतने अच्छे से घुल मिल जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता वो घर की बहू है या बेटी। साथ ही वो अपने नंद के साथ अक्सर बाहर का खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके खाती है, जिस वजह से आशा उसे काफी सुनाती है। भाभी डिलीवरी बॉय दरवाजे पर ही खड़ा है, आप जाकर ले आओ ना। माँ को पता चला तो वो मुझे बहुत सुनाएगी। मैं नहीं जाने वाली। पिछली बार मैं पकड़ी गई थी, माँ जी ने मुझे बहुत डांटा था और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर माँ जी को पता चला कि मैंने बाहर से खाना मंगवाया है तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। दोनों नंद भाभी खाने को लेकर बात कर ही रही होती हैं कि तभी आशा उनका पार्सल लेकर अंदर आती है और दोनों पर बरसने लगती है। मेरी तो तीनों औलाद एक नंबर की नालायक निकली और तुम तीनों ने मेरी बहू को भी बिगाड़ के रख दिया। घर का खाना तो किसी को खाना नहीं है। बहू तेरी तबीयत खराब है ना, फिर भी तू ऐसी चीज खा रही है। काम तो तुझसे कुछ होता नहीं, बस पैसे उड़ाने को बोल दो तो अपनी ननद जैसी हो जाती है। आने दे तेरे बाप को, तेरी अच्छे से शिकायत लगाऊंगी। आशा जब निशा को डांट रही होती है तभी वहां निशा की कजन सपना आती है, जो आधी अधूरी बात आशा की सुनकर परेशान हो जाती है। आशा कभी तो शांति रखा करो, देखो बहू की बहन उससे मिलने आई है। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें देखा नहीं। आओ बैठो। और काजल तू जाकर कुछ चाय पानी लेकर आ। नहीं नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है। मैं तो बस यहाँ ऐसे ही दीदी को देखने के लिए आई थी, पर अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलने आऊंगी। सपना बिना मिले घर चली जाती है और सुरेश
से आशा की चुगली कर देती है। सपना की बातें सुनकर सुरेश काफी परेशान हो जाता है और वो अगले ही दिन अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल जाता है, जहां पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा था और पवन खाने के लिए निशा को बार बार आवाज दे रहा था। तो वहीं अपनी बेटी को अकेले काम करता देख सुरेश को काफी बुरा लगता है। समधी जी, आप बहू जरा यहाँ आओ, देखो तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए हैं। मैंने कभी अपनी बेटी को आज तक इतना काम नहीं करने दिया, पर ससुराल में मेरी बेटी कैसे आप सबका अच्छे से ख्याल रख रही है। फिर भी आपको मेरी बेटी से इतनी शिकायत है, जो आप उसकी शिकायत मुझे लगाने वाली थी। बोलिए, क्या गलती हुई है मेरी बेटी से? मैं जानता हूँ उसे ज्यादा घर के काम नहीं आते, पर अगर आप उसे प्यार से सिखाओगी तो वो सब सीख लेगी। मेरी बेटी बिन माँ की बेटी है, मैंने बड़े ही लाड़ों से उसे पाला है। अगर उससे कोई गलती होती है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? निशा से कोई गलती नहीं हुई और आप हमसे माफी क्यों मांग रहे हैं? पापा, आप यहाँ अचानक, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था, मेरी बच्ची, और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैंने तुझसे कहा था ना, अगर तेरी सास तुझे भला बुरा कहे या तेरे साथ ससुराल में कुछ भी गलत हो तो तू मुझे बताना। तेरा बाप अभी जिंदा है, पर फिर भी तू ससुराल में अपनी सास के ताने सुनती रही, नौकरों की तरह यहाँ काम कर रही है। तुझे क्या लगा अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? वो तो भला हो सपना का, जो तुझसे मिलने आई और उसने अपनी आंखों से देखा तेरी सास का रवैया तेरे लिए कैसा है, और मुझे आकर सब बता दिया। पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे तो सास के रूप में माँ मिली है, जिन्होंने मुझे न सिर्फ घर का काम बल्कि हर एक वो चीज सिखाई जो एक माँ भी अपनी बेटी को नहीं सिखा पाती। सिर्फ मेरी सास नहीं, बल्कि मेरे देवर, ननद और पति भी बहुत अच्छे हैं। सपना को कोई गलतफहमी हुई होगी। कुछ दिन पहले जब वो मुझसे मिलने आई थी तब माँ जी मुझे डांट रही थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैं बाहर का खाना खा रही थी। अब आप बताओ, अगर माँ जिंदा होती तो मैं अपना ख्याल न रखती, दवाई खाने के बदले बाहर का खाना खाती, तो क्या माँ मुझे नहीं डांटती? भाई साहब, मैं नहीं जानती आपकी भतीजी ने आपसे क्या कहा, पर मेरे लिए मेरी बहू और बेटी दोनों बराबर है। अगर मेरी बहू गलती करेगी तो माँ की तरह मैं उसे भी डांटूंगी और अपनी बेटी को भी। पापा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। भाई साहब, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी यहाँ खुश नहीं है तो बहू, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। तुम अपने पापा के पास रहोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। शायद वो तुम्हें लेकर थोड़े परेशान है, मैं समझ सकता हूँ एक बाप का दुख। अपनी बेटी से मिलकर सुरेश की सारी गलतफहमी खत्म होती है। तो वहीं निशा के ससुराल वाले उसे मायके भेजते हैं और जब निशा अपने मायके आती है तो आसपास की औरतें उसके पास जमा हो जाती हैं। ससुराल जाकर तो निशा हमें भूल गई, इसके चेहरे की चमक देखो, और अब तो मोटी भी हो गई है। शादी के पूरे 6 महीने बाद आई है मायके। क्या करूँ आंटी, बचपन से लेकर अब तक माँ का प्यार नहीं मिला, और जब माँ का प्यार मिला तो उनसे दूर होने का मन ही नहीं किया। लगता है हमारी नीचा अपने ससुराल में बहुत खुश है। बहुत कम लड़कियों को सास के रूप में माँ मिलती है बेटा। निशा शादी के बाद पहली बार ससुराल से मायके आई थी, इसलिए वो अपने पड़ोस की सभी औरतों से मिलती है और अपने ससुराल की काफी तारीफ करती है और रात को खाना खाते हुए अपने पिता और माँ की फोटो हाथ में लेकर बोलती है, पापा, अगर माँ आज हमारे साथ होती तो वो मुझे इतना खुश देखकर बहुत खुश होती। माँ के बाद आप ही मेरी माँ और पापा